एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सी के पेपर सेकंड के एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले कुछ लेक्चर से अपने इस पेपर में भारत में राष्ट्रीय दलों के उदय के कारण, उनकी विचारधारा और उनके कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम राष्ट्रीय दलों से क्षेत्रीय दलों के ऊपर आएंगे और इस विषय पर कुछ बातचीत आपसे आज शेयर करेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो दलों की श्रेणी तय करता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या इन दोनों श्रेणियों में नहीं, पर पंजीकृत, अपंजीकृत, ये दलों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इनमें इनका स्थान पाने के निश्चित मापदंड हैं जो चुनाव आयोग ने तय कर रखे हैं। कुछ परसेंट वोट, राज्यों में, एक से अधिक राज्यों में जीते हुए स्थान, संसद या विधानसभा में आपकी स्थिति, आपकी प्राप्त मत, इसके आधार पर ये फॉर्मूला है, इससे तय होता है कि आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। और ये पंजीकरण भारत का राष्ट्रीय जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो करता है। ये तो मैंने आपके सामने खाका खींचा। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि शुरुआत का जब आज़ादी की बात का दौर था, तो क्योंकि देश में नया नया लोकतंत्र आया था, हमने 26 जनवरी 1950 को देश को गणतंत्र घोषित किया और उसके बाद से देश के कार्यक्रम कारगुजारियाँ शुरू हुई। लेकिन जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक किस्म का देश है। अनेकों भाषाएं, संस्कृतियां, रहन सहन, खान पान, इवन जात पात भी इस देश की संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वो अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन हाँ, वो एक प्रभावशाली भूमिका देश की राजनीति में निभाती हैं। इसका असर ये पड़ता है कि रीजनल पार्टीज़ या क्षेत्रीय दल उभरते हैं। अब उनके उदय के कारण क्या क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। पहला बिंदु है भूगोल और इतिहास। आप इसको आज तक देखें, आप ये पाएंगे कि आज़ादी के बाद जो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, उसने भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया, राज्य बांट भी दिए गए। लेकिन उसके बाद अनेक राज्यों में तब भी और आज भी ये कवायद जारी है, ये संघर्ष जारी है कि हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए या अलग राज्य की संज्ञा दी जाए। उसमें जो पहला आधार है वो है भूगोल और इतिहास, राज्य की भौगोलिक स्थिति और राज्य का इतिहास। देखिए, जातियाँ, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, अलग अलग राज्यों को विभाजित करने के अन्य पैरामीटर्स भी हैं, अन्य मापदंड भी हैं। केवल एक भाषा नहीं है, और भी हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि दक्षिण भारत में भाषा के रूप में हिंदी की इतनी स्वीकार्यता नहीं है। या तो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और या फिर अंग्रेजी है। वो अन्य भाषाओं को अपने यहाँ प्रवेश नहीं देते। ख़ास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्र से उनके विचार बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाते हैं। लेकिन दक्षिण में जो हिंदी बोल रहे हैं वो वहाँ के मुस्लिम हैं। एक कोई छोटी मोटी उन्होंने माइल्ड रिसर्च कहीं पढ़ी थी, उसका उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया। देखिए, वर्तमान जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, आवागमन के साधन भी इतनी तेज़ी से बदले हैं, बड़े हैं, तो अब भाषा इतना अहम मुद्दा नहीं रही है, पर एक ज़माने में थी। तो भाषा और इतिहास और भूगोल, यानी आपकी हिस्टोरिकल पहचान, ऐतिहासिक पहचानें, और आपकी ज्योग्राफी, दोनों ही आपको कुछ क्षेत्रीय आकांक्षाएं देती हैं, जिसके आधार पर आप कुछ विशेष राजनीतिक लाभ या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो राष्ट्रीय दल हैं, उनकी एक सीमा है। वो अपने चिंतन के दायरे को किसी क्षेत्र विशेष पर सीमित नहीं कर सकते। उनका विज़न ब्रॉड, बड़ा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, पर वो क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं आएगा। देखिए, इसका आशय ये नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दे दबा दिए जाएं।
या उनकी अहमियत ना रहे। तो एक बड़ा कारण ये रहा है कि जो भूगोल और इतिहास है किसी क्षेत्र विशेष का, उससे भी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर सामने आई हैं। अगला बिंदु है सांस्कृतिक कारण, कल्चरल पर। अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि दक्षिण भारत के अंदर एक खेल होता है, जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है, जो एक पशुओं की दौड़ है। बैल गाय वगैरह उसमें दौड़ते हैं, वो रेस है पशुओं की, जानवरों की। अब किसी ने इस पर याचिका लगा दी कि साहब ये जो है ये पशुओं के खिलाफ अत्याचार है, संविधान का मामला है। कोर्ट ने व्याख्या की कि हाँ साहब गलत तो है, क्योंकि उस दौड़ के दौरान पशु घायल भी होते हैं और चोटें भी लगती हैं। लेकिन पूरा एक आंदोलन छिड़ गया कि नहीं साहब ऐसा संभव नहीं है। या हम लोग दर्शन की बात करें, आपको ध्यान होगा कि अभी एक मंदिर बड़ा चर्चा में रहा है पिछले कुछ बरसों से। उस मंदिर की समस्या या कहिए या चुनौती कहिए या परंपरा कहिए, वो मैं तीनों को शब्दों को एक साथ दे रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं देश के संविधान का सम्मान करता हूँ और संविधान ने कहीं पर भी स्त्री और पुरुषों के अधिकारों को अलग अलग नहीं दिया है, समान दिया है। उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, व्याख्या जब मामला कोर्ट के पास गया कि नहीं साहब बिल्कुल हो सकता है, कोई ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश रोका जाए। इस बात को लेकर वह आंदोलन छिड़ गया, हजारों लोग सड़क पर उतर आए कि साहब ये परंपरा का विरोध है। अब परंपरा और विधि में यदि संघर्ष हो तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस ऐसे कल्चरल इश्यूज़ को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना लेती हैं और जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उस क्षेत्र विशेष के जो रहने वाले लोग हैं वो उसको सही मान लेते हैं। जैसे आप देखिए झारखंड में जो जनजातीय क्षेत्र है या जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो मूलतः जनजातीय इलाके माने जाते हैं, वहाँ कई ऐसी परंपराएं हैं कि जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, जो संविधान की व्याख्याएं हैं। अब यदि लॉ एंड ऑर्डर या अन्य किसी आधार पर उन पर एक्शन लिया जाए तो जो क्षेत्रीय दल हैं जो उन मुद्दों को अपने लाभ के लिए खड़ा करते हैं, जनता की मांग के दोहराते हैं, वो लोकप्रिय होते हैं और जीतते हैं। और चीज़ पीछे मत जाइए, अभी हम बात करें कि सांस्कृतिक कारणों की, आप देखिए कितना मामूली सी बात है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से 2018 में हटाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका कश्मीर का ऐसा है जो चाहता है कि नहीं ये मेंटेन रहना चाहिए। झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। कारण जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक आकांक्षाएं हैं वो कई बार राष्ट्रीय विषयों से मेल नहीं खाती हैं और इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उभर कर सामने आती हैं। अगला है मुद्दा धर्म, इसको हम कश्मीर पर लेके चलते हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं और जो अन्य धर्म भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और भी धर्म मज़हब वहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अब जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन होता है उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक धर्म विशेष की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको अधिक अहमियत देते हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और इसी आधार पर वो खड़े हुए हैं। आप कभी इस चीज़ को नोट कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय दल जो हैं वो लगभग इनएक्टिव हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। और क्षेत्रीय दलों के मुद्दे भी क्षेत्रीय होते हैं, वो राष्ट्रीय नहीं होते, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर ही खड़े हुए हैं और उन्हीं पर चलना चाहते हैं। तो एक क्षेत्र विशेष की विशेष मांगें भी क्षेत्रीय दलों के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। अगला है आर्थिक कारण। देखिए ये महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई फसल होती है खास किस्म की, या कोई मिनरल्स निकलते हैं, कोई खाने हैं, कोई और जगह चीज़ें हैं, वो मान के चलते हैं क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की चीज़, इस पर पहला हमारा है और वो वहाँ से खनन होती है और दूसरे क्षेत्रों को बेची जाती है। कई बार ये तनाव के मुद्दे बनते हैं। आप देखिए पानी को लीजिए, 30 साल से ऊपर होने को आ गए हैं। कावेरी नदी के जल के आवंटन को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद आज तक जारी है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन बात वहीं की वहीं है, किसको कितना पानी दिया जाए। इम्पैक्ट देखिए आप,
एक राज्य में उस बांध की वजह से फसल सूख जाती है और एक में बाढ़ आती है, पर यह तय नहीं हो पा रहा है कि किसको कितना हिस्सा दिया जाए। क्षेत्रीय जो महत्वाकांक्षाएं उद्देश्य हैं कई बार वो टकरा जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला बिंदु, विकास की गति। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। विकास की गति दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, आपके रिसोर्सेज, और दूसरा केंद्र सरकार की आपके प्रति रुख या रवैया। देखिए हमारे यहाँ जो संसद का ढांचा है वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें राष्ट्रीय दल डोमिनेट करते हैं। जैसे आप देखिए कि 1984 के बाद से, 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे 415 सीट हासिल की थी, और उसके बाद 2014 में यानी उसके 30 साल के बाद मोदी अकेले एक पार्टी के मेजॉरिटी के आंकड़े को छू पाए। बीच में अलायंस बने, गठबंधन बने, और इस गठबंधन के अंदर राष्ट्रीय दलों के साथ साथ इन क्षेत्रीय दलों को भी एक राष्ट्रीय पटल पर भूमिका निभाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भुला नहीं पाए। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो असम गण परिषद हो, या जो अन्य दल हैं उनको अन्ना डीएमके या डीएमके हो, आप ये पाएंगे कि रीजनल पार्टीज़ अपने रीजनल इश्यूज से और मुद्दों से ऊपर नहीं उठ पाती। वे वही चीज़ चाहती हैं जिससे उनके क्षेत्र की आकांक्षाएं पूरी हों, और कई बार जो टकराव है इससे भी क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर सामने आती हैं। राष्ट्रीय दलों की जो नेचर या प्रकृति है उनके प्रति, वो कई बार इस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित करती है। धन्यवाद।